बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे से जो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई और सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार, जमाल सिद्दीकी और अरसलान ताज घुम्मन इन्होंने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सिंध हुकूमत को यानी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और अब कुछ मामूली होता जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, बयान दिया जाता है, सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ख़ास तौर पे आज यानी जो बातें की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिंध हुकूमत को ये भी कहा गया कि जी उज़ैर बलोच केस में सिंध हुकूमत की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई शवाहिद ना देने की वजह से जो है उज़ैर बलोच मुख्तलिफ केसों से निकलते जा रहे हैं और इसी तरह अगर बरी होते रहे तो फिर शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें सेनेटर का टिकट भी ऑफ़र कर दे। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी की जानिब से ये कहा गया कि उज़ैर बलोच के लिए वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी को ये टास्क दिया गया था कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कराई जाए और साथ ही साथ जो है ये भी कहा गया कि यानी उज़ैर बलोच के जो है वो कई राब्ते हुए, उनके घर पे भी जाना हुआ और अगर मौका आया तो उस पर ये शवाहिद जो हैं ये भी आवाम के सामने लाए जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब वक़ार मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी जी। सर, ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक जो है ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाती है। आज सुबह भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं खुर्रम शेर ज़मान, उनकी जानिब से भी एक बयान दिया गया और ये कहा गया कि जी लैंड ग्रैबिंग हो रही है, सिंध में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, इसका भी रद्द अमल आया। सर, क्या वजह क्या है? क्या मतलब ये लोग चाहते हैं कि अवाम को इसी बयानबाजी में उलझा के रखा जाए? क्या कहेंगे आप? देखिए जी, तहरीक इंसाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली हुकूमत है, इनसे पूछे कि इन्होंने 2.5-3 साल में किया क्या है, लोगों को दिया क्या, सिवाय महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के क्या दिया है। ये आके रोजाना कॉन्फ्रेंस करके लोग किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, किसकी आंखों में धूल धोखना चाहते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत काम कर रही है, लोगों के मसाइल हल कर रही है और ये इनकी आंखों में खटकता है। और इनके यहाँ कराची में 14 MP हैं और पता नहीं कितने 22-24 MP हैं। ये कहाँ नजर आते हैं? कोई कभी किसी से जरा सर्वे कीजिएगा अपने कैमरा लेके, जरा पूछिएगा कि किस हलके में कौन सा MP की जाता है, लोगों से मिलता है। लोगों से मिलते नहीं, लोगों से तो छुपते हैं ये। और कभी बारिशों के जमाने में कहीं इनको देखा हो या भी इतने बड़ा डेवलपमेंट बजट इनको मिला, इन्होंने कहाँ लगाया? इन्होंने कुछ लगाया। और लैंड ग्रेबर की जहां तक बात है, हमारे यहाँ अल्लाह शुक्र कोई लैंड ग्रेबर नहीं है। PTI को चाहिए वो अपनी सफों में लैंड ग्रेबर तलाश करे। ये सिंध में जो इनके मौजूद अराकीन असेंबली है उनमें तलाश करे कि कौन लैंड ग्रेबर है, किसने मलिर की जमीनें कब्जा की हैं, किसने ईस्ट की जमीनें कब्जा की हैं। दो तो सब इनको बगल में और इनकी आसीनों में नजर आ जाएंगे कि वो वहीं बैठे हुए हैं। तो बात ये कि ये इल्जाम बराए इल्जाम लगाना, तनकीद बराए तनकीद करना, आवाम को सब नजर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहर में 12 साल में जितने काम किए, शायद किसी हुकूमत ने इतने काम नहीं किए होंगे। हम तो लोगों की खिदमत में यकीन रखते हैं, लोगों के काम कर रहे हैं जिससे इनको खटकते हैं। और ये जो है वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम तराशी करने से कुछ नहीं होता। आवाम को सब हकीकत नजर आ रही है और आवाम के सामने अभी जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे तो वो खपकली खुल जाएगी, इनकी भी खुल जाएगी और MPM की भी खुल जाएगी कि उनको क्या अवामी रिस्पॉन्स मिलता है। ये तो आवाम से डरते हैं, ये तो अपने हल्कों तक में नहीं जाते, चाहे इनके MNA हो, MP हो। तो जहां तक उज़ैर बलोच की बात है, तो उज़ैर बलोच से तो इनके रहनुमा मिलते रहे, उनको दावत देते रहे और उज़ैर बलोच की जो तंजीम थी, जो भी थी, वो PTI के प्रोग्रामों में भी शरीक रही है, धरने भी दिए हैं और वो मौजूद भी है रिकॉर्ड के ऊपर। तो बात ये कि ये जो अपनी नाकामी, अपनी नाहिली, अपनी नालायकी पर पर्दा नहीं डाल सकते। ये जो क्या है वो नजर आ रहा है। तो कुछ दिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब कल TV पे लोगों से मुलाकातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो एक शख्स से सवाल कर लिया कि मुल्क में तो सब ठीक कर दिया आपने, करोड़ नौकरी भी दे दी, 50 लाख घर भी दे दिए, बेरोजगारी भी खत्म कर दी, महंगाई भी खत्म कर दी। तो उसका जवाब नहीं दे सके वो। और वो कह रहा था मैंने तो आपको चंदा भी दिया, मैं तो वोट देने सऊदी अरब से आया था। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। हकीकत यही है, सूरत यही है।
और लोगों को नजर आ रहा है कि 2.5 साल में अवाम का खून जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उनको इतना अगवा कर दिया है कि वो अब फाकों पे मजबूर हो गए हैं, खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं। आप देखें किस तरह से बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन जो है वो गुर्बत बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी 2 महीने में तकरीबन कोई 12 रुपए से ज्यादा जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, बिजली की बिलों में की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और गैस फिनिश हो रही है। और सर्दियों में भी बदतरीन लोड शेडिंग जारी है पूरे सूबे से इनके अंदर और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी। तो ये तो 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं कर सके, इन्हें तो कोई भी बेहतरी नहीं लेके आया। और इल्जाम लगाते हैं कि जी पिछली हुकूमत में, भाई तुमने 3 साल में क्या किया? तुम तो कह रहे थे कि अगर मुल्क में महंगाई हो जाए और मुल्क में अफरात-ए-ज़र हो जाए तो हुक्मरान चोर है। तो आज इनकी ही बातें, इन्हीं की बातें की हुई है। तो आज कहाँ है वो इनके वादे? आज स्टील मिल के 4,500 लोग निकाल के कहते थे कि हम नहीं निकालेंगे, लेकिन आज सूरत ये हो रही है कि अवाम दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं, दिन ब दिन जो है वो उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। विकार भाई, महंगाई पे भी बात करेंगे सर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक जो तनकीद का निशाना बनाया जाता है खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो है सर पीडीएम के हवाले से जो फैसले किए गए थे, इस्तीफे की बात की गई थी। अब जाहिर सी बात है 31 जनवरी की बात की गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि जी 31 जनवरी को तो वैसे ही वेकेशन थी, वेडिंग वेकेशन, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एमपीएज हैं वो अगर इस्तीफा देते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा जेब से फेयरवेल दी जाती। क्या कहेंगे सर? देखिए जी, बात ये कि हमने जो फैसला किया था कि इस दफे हमने अपने पार्लियामेंटेरियन से लीडरशिप के पास आ गए हैं और जितनी भी पार्लियामेंट में जमाते हैं उनके लीडरशिप के पास उनके इस्तीफे मौजूद हैं और वो ऑप्शन हमारे पास है। हम जब चाहेंगे वो ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और बात जहां तक है डेडलाइन की, हाँ डेडलाइन हमने दी थी कि ये इज्जत के साथ चले जाएं, लेकिन वो रातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते, इज्जत इनको रात नहीं थी। तो अब इंशाल्लाह इनको अवाम गिरेबान पकड़ के इक़्तिदार से बाहर निकालेंगे, जिसके लिए जो है वो अब जायज हो गया है। पीडीएम की तहरीक जारी है। 9 फरवरी को हैदराबाद में अजीम उल शान जलसा होने जा रहा है। इसके बाद ये मजीद तहरीक आगे बढ़ेगी और पीडीएम के सरबराह इजलास में अगले लाएमल का ऐलान भी होगा और लाएमल इंशाल्लाह ऐसा होगा कि इंशाल्लाह इस वक्त दो टोक फैसला किया जाएगा और इंशाल्लाह जल्द ही जो है ये हुकूमत का खात्मा करीब है और नए इलेक्शन होंगे। और हम अवामी राज चाहते हैं, जमहूरी राज चाहते हैं, डिक्टेटरशिप का खात्मा चाहते हैं। इस तरीके से मुल्क में हुक्मरानी की जा रही है वो डिक्टेटरशिप की एक सिविल हुक्मरानी की शक्ल है। विकार भाई, जब महंगाई की बात की जाती है या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बात की जाए सर, दूसरी जानिब अशिया खुरोनोश खासतौर पर दूध, आटा, चीनी, सब्जियां, इन चीज़ों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है। आज ही जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन या जो रिटेलर्स एसोसिएशन है उसने सर 20 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया है खुद, यानी इसमें कोई हुकूमत की तरफ से ऐलान नहीं किया गया। हालांकि तमाम प्राइसेस कमिश्नर कराची की जानिब से कंट्रोल होनी चाहिए और प्राइस लिस्ट कमिश्नर कराची की कुछ और होती है, चीज़ें फरोख्त किसी और रेट पर होती हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि प्राइस को कंट्रोल करना यानी ये जो है टोटली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे उसको कमिश्नर कराची के ज़रिए या मिनिस्ट्री के ज़रिए कंट्रोल किया जाए। सर आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी महंगाई को? जो प्राइस कंट्रोल की जो चीज़ें कंट्रोल्ड प्राइस मौजूद है, क्या उस पर कभी बिक सकेंगी सर चीज़ें? जी, उस पर हमारी पूरी कोशिश है और जो दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है उसका भी नोटिस लिया गया है और उन पर इंशाल्लाह जो सरकारी रेट से ज्यादा बेचे उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और जहां तक सिंध हुकूमत की बात है वो मुकम्मल जो है वो कोशिश करती है कि चीजें जो है वो आवाम को जो सरकारी नर्ख रखे गए हैं उस पर उनको दस्तयाब हो और जो इसके खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ जुर्माने भी किए जाते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। सर आखिरी सवाल जी सर आपका, हमारी पूरी नजर है, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर इस पे बाकायदा जो है वो छापे मारते हैं, देखते हैं और इस पर कार्रवाई रोज की बुनियाद पर की जाती है। विकार भाई आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने जो घरों की बात की या तामीरात की अगर हम बात करते हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीराती सेक्टर को ख़ास रिलीफ भी दिया जा रहा है। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उससे सोर्स ऑफ इनकम जो ज़रिया है आमदनी का वो भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब चाहे बिल्डर्स हों या वफाकी हुकूमत हो, उनका ये भी कहना होता है कि जी
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसकी जानिब से एनओसीज रिलीज़ नहीं की जाती, यानी अगर वफाकी हुकूमत चाहे भी कि ज़्यादा से ज़्यादा तामीरात हों, लोन भी दे दिए जाएँ लोगों को, बिल्डर्स बिल्डिंग बनाना भी चाहें, लेकिन जब तक कि SBCA की जानिब से एनओसीज नहीं मिलती तमाम काम रुक जाता है सर, और ये इदारा हुकूमत सिंध के अंडर में आता है। क्या कहेंगे सर? जी जी, वहाँ पे कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद, प्रोसेस पूरा करने के बाद जो है वो बिल्डर्स को जो है वो एनओसी भी दी जाती है, नक्शे भी उनके मंजूर किए जाते हैं। तो वो प्रोसेस चलता है डेली की बुनियाद पे, और आप विजिट करके देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वो वज़ारी बल्दियात से रब्ता कर सकते हैं। जो भी उनके मुश्किल मसाइल होंगे उसको सिंध हुकूमत भी हल करती रही है, वज़ीर बल्दियात भी अपनी सतह पे देखते रहते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी उसको देखते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने तो अब तक अपने हाथी सतह पे ये बात आई नहीं है। अगर कोई ऐसी शिकायत है तो आबाद हमसे मुलाकात कर सकती है और आबाद के मसाइल हम हल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, जो जायज मसाइल है उनके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया वक़ार मेहदी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक़ार मेहदी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिससे खिताब करते हुए सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार, उनका कहना था, उन्होंने सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही साथ जमाल सिद्दीकी और अरसलान ताज खुम्मन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली हैं, वो भी मौजूद थे। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असम्बली अरसलान ताज खुम्मन। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, हम आपसे जाहिर सी बात है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना चाहेंगे, जिसमें ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया, चाहे उज़ैर बलोच के हवाले से बात की जाए या करप्शन के हवाले से बात की जाए। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप समझते हैं कि सिर्फ ये इस्तक़ासा जो है, यानी प्रोसिक्यूशन की जानिब से शवाहिद ना देने की वजह से ही ये तमाम केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं? जी देखें, गुज़िश्ता कई हफ्तों के दौरान तकरीबन 8 से ज़ायद मुकदमात में उज़ैर बलोच को उनका बरी हुए हैं मुकदमात से वो, और उसके अंदर जो हमारे पास मालूमात है उसमें यही है कि बड़े कमज़ोर दलाइल पेश किए जा रहे हैं इस्तग़ासा की जानिब से, और जो गवाहान थे वो भी पेश नहीं हो रहे, या फिर उनको डरा धमका के, जो पाकिस्तान में एक रिवायत है, आपको पता है दहशतगर्दी के मुकदमात में किस तरह गवाहान जो है डर जाते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं, और जो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि गवाहान को प्रोटेक्शन देना, वो भी हमारे यहाँ आपने देखा है कि किस तरह से उनको सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। तो हमारी यही हमें समझ आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एक प्री प्लान तरीके से उज़ैर बलोच को बरी करवाया जा रहा है मुकदमात में, और हमें लगता है कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी के कुछ सियासी अज़ाइम हैं। और लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एक उज़ैर बलोच जैसी शख्सियत जिसने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो रेंजर्स हो, उनके अफसरान, उनके एहलकारों को शहीद किया, कराची के नौजवानों के सरों से फुटबॉल खेली, पुलिस थानों के ऊपर ग्रेनेड से हमले किए, लेकिन उसके बावजूद उसके खिलाफ कमज़ोर दलाइल पेश की जा रहे हैं। तो बड़ा अहम मौजू है कि कराची का अमन, जो बड़ी मुश्किलों से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जवानों की शहादतों से, नजरानों से बाद अमन कायम हुआ है, तो क्या उज़ैर बलोच को बरी करवा के कराची के अमन को सबुटाज करने की क्या कोई साजिश है? इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार हैं, और हम समझते हैं कि कराची के अवाम भी बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है कि अगर दहशतगर्द इसी तरह बरी होते रहेंगे मुकदमात से, संगीन मुकदमात से, तो फिर कराची के अवाम कहाँ जाएंगे?
अरसलान साहब, मतलब मुझे बताइएगा कि जो आज सईद गनी साहब ने बयान दिया है, सूबाई वज़ीर तालीम, और उनका ये कहना है कि जो उज़ैर बलोच के हवाले से ये खबरें भी हैं कि अली जैदी जो हैं वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग, उनसे कॉन्टैक्ट में रहे हैं और उनको टास्क दिया गया था कि उज़ैर बलोच को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कराई जाए। वो कहते हैं जी उनके पास शवाहिद भी मौजूद है, उनका जाना आना भी रहा है, यानी मुलाकातें भी रही हैं। सर क्या कहेंगे इस बात में, कहाँ तक हकीकत है? देखें, ये बात तो सईद गनी साहब अपने तौर पे कह रहे हैं ना, शवाहिद हैं तो ले आए सामने पेश कर दें, लेकिन एक चीज जो कि सबके सामने है, जिसके शवाहिद की जरूरत नहीं है, वो पीपल्स पार्टी की ही हुकूमतों के दौरान चार्जशीट बनी, बाकी चीजें हुई कि ये इन्होंने लोगों को कत्ल किया, कई 100 लोगों को कत्ल किया, और इसमें तो कोई किसी को शक ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी के ये रुकन थे। पीपल्स पार्टी इनके कहने पे टिकट्स अवार्ड करती थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इनको अमन का दाई करार देके हुए इनको अवार्ड दिया। मतलब हमने तो नहीं दिया था, ये तो आपने दिया। ये कब दिया? जिस वक्त सर से फुटबॉल नहीं खेलता था उज़ैर बलोच। तो ये सईद गनी साहब जो है ये फजूल किस्म के बयान देते हैं। आया अगर उनके पास ऐसी कोई चीज है या तो पेश करें, अगर वो पेश नहीं करते तो जवाब सिर्फ ये दे दें कि उज़ैर बलोच जो बरी हो रहे हैं तो क्या वो सही बरी हो रहे हैं? अगर तो वो कातिल नहीं है तो फिर मुकदमात क्यों बने? अगर उन पुलिस एहलकारों को शहीद किया, अगर उज़ैर ने नहीं किया तो किसने किया? उनको ही सजा दे दें, उन्हीं को सजा देते, बता दें कि ये शख्स था जिसने कत्ल किया रेंजर्स के एहलकार को, ये शख्स था जिसने कत्ल किया पुलिस के एहलकार को। सईद गनी साहब जो है अगर वाकई संजीदा हैं तो फिर मैं तो दरख्वास्त करता हूं कि जिस तरह दीगर मुकदमात में सिंध हुकूमत रिव्यू पिटिशन डाल रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, इस केस में क्यों खामोशी है? इस केस में जवाब ये देने के बजाय कि बरी वो क्यों हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जी उसके साथ ताल्लुकात थे, उसके साथ ताल्लुकात। आपसे सवाल ये हो रहा है कि क्या अभी तक आपने इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन डाली कि उज़ैर बलोच जो बरी हुए हैं इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन क्यों नहीं डाल रहे? दूसरी चीज, क्या जो मुकदमा से बरी हो रहा है उज़ैर बलोच क्या सही हो रहा है? इन दो बातों का जवाब चाहिए हमें। ये आए बाएं शाए करके हुए जवाब ना दे, सियासी बयानात से गुरेजा करे। ये दहशतगर्दी का मामला है। उज़ैर बलोच के ऊपर गद्दारी के मुकदमात भी हैं। उज़ैर बलोच एक आम सियासी कारकुन नहीं था। उज़ैर बलोच एक दहशतगर्द है, और वो ऐसा दहशतगर्द जिसने मुल्क के खिलाफ काम किया, जिसने कराची के कई 100 जवानों को जो है कत्ल किया, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी हैं। ये एक आम सियासी मामला नहीं है। सईद गनी साहब क्योंकि इसके अंदर मुलव्वस इनकी पार्टी है, इस तरह के बयानात देके जो असल मौजू है उससे इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा अरसलान ताज साहब, अब कुछ हम बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। सर रोज़ बरोज़ बयानात आ रहे हैं और अब मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का यह कहना था कि जी 1100 अरब रुपए का वादा किया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया। फायर टेंडर्स की बात करते हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग ने, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो ये मुख्तस थी रकम जो है वो मुख्तस की गई थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई क्रेडिट नहीं है। अब क्रेडिट चाहे कोई भी ले ले, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पहले ही हुकूमतों की जानिब से मुख्तस की जा चुकी थी। सर क्या कहेंगे, क्या मतलब ये क्या टूटता नजर आ रहा है? या अगर नहीं भी टूटता सर पब्लिकली, तो देखिए ना सर, एक साजी की हांडी जो है वो जब चौराहे पे टूटती है ना सर, तो तमाशा तो बनता है ना सर पब्लिक में। आपके इत्यादी होते हुए आपके खिलाफ मतलब बयानात देना, क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई मंसूबा किसी दौर में शुरू हुआ, हमने तो पहले ये देखा कि बुक्स में होता ये था कि उन मंसूबों को, पिछली हुकूमतों के मंसूबों को स्लैब कर दिया जाता था, उसको आगे चलाया नहीं जाता था सियासी बुक्स के अंदर। हमारी हुकूमत ने आके फैसला किया, चाहे वो किसी भी हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट हो, हम उसको पाए तकमील तक लेके जाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। हमारी हुकूमत समझती है कि डेवलपमेंट जो है वो सियासी बुनियादों पे नहीं होनी चाहिए, उसका सियासी नुक्ता नजर नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट आवाम के लिए होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी हुकूमत ने स्टार्ट की, आपको ये क्रेडिट हमें देना पड़ेगा कि हम मंसूबे पिछली हुकूमतों के मुकम्मल कर रहे हैं जो वो पहले नहीं कर सके। अगर कोई ये कहता है कि ये पिछली हुकूमत क्या था तो उनसे करवा लेते, आप उनसे नहीं करवाए जब भी तो आप उनसे हटे थे। अगर वो इतने अच्छे थे तो उनके साथ आप रहते। सर 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है और 2.5 साल में अब तक सिर्फ पिछली हुकूमतों के ही मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। नए पैकेज
जी सर। आप ये देखें ना बुलंद साहब के पिछली हुकूमतों के कौन से मंसूबे जो बड़े देरीना मंसूबे, मिसाल के तौर पे K4 का मंसूबा 10-12 साल पुराना है। अब K4 के ऊपर वापडा के हवाले किया, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। KCR का मंसूबा इंतहाई अहम मंसूबा, 20 साल से रुका हुआ मंसूबा है, अब जाके उसका दोबारा से हमने उसका सर्वे कंप्लीट करवा रहे हैं, उसका रीटेंडरिंग होगी, आगे चल रही चीजें आगे चल रही हैं। बात यह है कि जो पहला साल था हमारा उसके अंदर हमारी मईशत के हवाले से बड़े सख्त मामला थे। अब जाके हम स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं इकोनॉमी में। लेकिन जो आपका असल सवाल था एमकेएम के हवाले से, देखिए एमकेएम को भी एक चीज डिसाइड करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि जी मीठा मीठा हब कौड़ा कौड़ा थू थू। जो चीज सेनेट के हवाले से बात आती है तो ये कहते हैं जी 2 सेनेटर दे दें, 3 सेनेटर दे दें, वहां पे हमारे साथ मांगने की तरफ आ जाते हैं। और जहां पे कोई नुक्ताचीनी होती है तो कहते हैं जी हम तो बस मजबूरी में साथ है। तो ऐसी मजबूरियां खाली भी क्यों है? आपने ऐसे काम पहले माजी में क्यों किए थे कि आपको मजबूरियों का सामना करना पड़े? तो एमकेएम की क़यादत को भी संजीदा तौर पे पुख्तगी के साथ बयानात देने चाहिए। ऐसा नहीं उनको करना चाहिए कि साथ बैठते हुए भी एक ही घर में ना इस तरह करते नहीं है जिस तरह वो आदत पिछली, शायद उनकी रविश शायद ये रही है कि पिछली हुकूमतों के जिस तरह वो साथ रहते थे इस तरह के काम करते थे। पिछले मामलात से कुछ सीखें और अब आगे चलें, कराची की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए आगे चलें। और एमकेएम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। सर मुमकिनात हैं कि एमकेएम आपसे अलग हो जाए आपकी हुकूमत से, या ये बात तय है कि एमकेएम कोई भी बयान देती रहे, हुकूमत से अलहदगी नहीं इख्तियार करेगी? देखें ये तो फैसला उनका अपना है, मैं तो उसके ऊपर कुछ हाइपोथेटिकली बयान नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तो एमकेएम चाहती है कि इस शहर की तरक्की का पहिया आगे बढ़े तो ये मैं कह सकता हूँ कि इस शहर की तरक्की के पहिए को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पीटीआई ऐसी जमात है जो ये काम कर सकती है। और उसकी सबसे मेजर वजह ये है कि तारीख में पहली दफा एक ऐसी जमात जिसने कराची की मेजॉरिटी सीटें ली है, उसकी अपनी पार्टी वफाक में उसका वजीर आजम मौजूद है। तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि पहले तो ये होता था कि वो इल्हाक में होते थे, इल्हाक की हुकूमत होती। इस वक्त कराची के शहर ने, शहरियों ने जिनको वोट दिया उनका वजीर आजम खुद मौजूद है। तो वजीर आजम जिस शहर से वोट लेके आया उसको पता है, उसके पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं, अरकान असेंबली मौजूद हैं, तमाम तक फीडबैक जाता है। हम भी कहते हैं कि कुछ मंसूबों में सुस्त रवि का शिकार है, हमें मालूम है, हम ये सारा फीडबैक ऊपर देते हैं, वफाक को पहुंचाते हैं, वजीर आजम साहब को पहुंचाते हैं। इसीलिए उनमें आप देखेंगे बहुत सारे मंसूबों में तेजी आई है। ग्रीन लाइन का मंसूबा असद उमर साहब जो है वो मंसूबा बंदी के वजीर, वो कह चुके हैं कि जून जुलाई में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। KCR का मैं आप बता चुका हूँ, K4 का मैं बता चुका हूँ। इस तरह जो मेजर मंसूबे हैं ये तो चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखें कि हर हल्के में इवन एमकेएम के अपने MNAs को भी, एमकेएम के MNAs को भी 15 करोड़ रुपए हल्के के लिए दिए गए, उन्होंने निशानदेही की और उनके इलाकों में भी काम हो रहा है। हमने ये बिल्कुल नहीं देखा। पिछली बार क्या होता था कि जी जो हारे हुए होते थे, चाहे वो आपकी पार्टी से हो, उनको फंड या फिर उनको मुख्तस करवाए जाते थे कि जी मंसूबे। अरसलान साहब बात ये है कि सर बज़ाहिर भी तो ये नजर आ रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई मुतालबात MOU की कोई आप शिक पे बात कर लें, चाहे मंसूबा ये जो यानी खाना शुमारी या मरदमशुमारी की बात की जाए, एमकेएम के ऑफिस खोलने की बात की जाए, जितने सर हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात, आप जितने सर नुकात ले लें, एक भी नुक्ते पे अमल 2.5 साल में नहीं हुआ सर। बड़ा अरसा होता है 2.5 साल। सर बज़ाहिर तो नजर आ रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई स्पेस नहीं दी जा रही, कोई रूम नहीं दिया जा रहा। यानी किसी किस्म का इससे ज्यादा बेहतर तो सर हालात मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, दूसरी हुकूमतों में जब इत्तेहाद रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, उस वक्त रहे हैं। इस वक्त तो सर सवाए इसके कि वो वोट आपके पास हैं, वो MNAs जो हैं वोट यानी हुकूमती बेंचेस पे मौजूद हैं। इसके अलावा तो कोई बज़ाहिर कोई चीज़ नहीं नजर आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए कोई मुतालबा माना गया हो, कोई स्पेस दी गई हो। मतलब सर आप लोग आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं सर, इससे बढ़िया और क्या बात होगी? देखिए मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करता कि मुतालबात पूरे नहीं हुए। देखें एक मैंने मिसाल दी कि जो MNAs के जो मुख्तस किए गए प्रोजेक्ट्स के हवाले से हैदराबाद में जितने MNAs हैं एमकेएम के उनको भी दिए जा रहा है,
कराची के जितने एमएनए हैं उनको भी दिया जा रहा है। हमारी पार्टी के जो वहां से हारे हुए कैंडिडेट्स हैं वो हमसे शिकायत भी करते हैं कि आप उनको क्यों दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने मसावी दर्जा दिया है तो हम मसावी ही बात कर रहे हैं। इसमें जहां तक आपने बात की सेंसस के हवाले से, सेंसस पे हमारा नुक्ता और एमकेएम का नुक्ता नजर और इवन बाकी अगर जमात इस्लामी सबका सेम है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जितने भी सेंसस करवाने का तरीकाकार, किस तरह से गिनती होनी है, हेड काउंट होना है या पूरा उसका सिलसिला काउंट करना है, ये सारा का सारा पिछली हुकूमत ने 2016 में तय किया था। काउंटिंग भी पिछली बार हुई थी। हमने आके सिर्फ पब्लिश करने की हमारे ऊपर जो है प्रेशर है, और वो इसलिए है कि क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि आपको इसको पब्लिश करना है। या तो हम आइन की तरमीम करें या हम कानून की तरमीम करें, उसको चेंज करें। वो भी एक पेचीदा मामला है। हम बिल्कुल समझते हैं कि कराची का जो काउंट है वो कम है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस कराची की जो काउंटिंग है वो कम हुई है। कैसे हुई है उसके ऊपर कमेटी है, फॉरेंसिक कराना चाहिए। 5% का जो मामला था, 5 उस कमेटी में मैं सब कमेटी का मैं रुकन भी हूँ, तो सेंसस के हवाले से काफी मालूमात मैं रखता हूँ। 5% वाला वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो 2 साल के बाद टाइम बार हो जाता है। 2 साल सर 2 साल पहले भी तो आप ही की हुकूमत थी सर, उस वक्त कोई और हुकूमत तो नहीं थी ना? नहीं 2 साल जब हमारी हुकूमत आई है 2018 अगस्त में, और ये सेंसस हुआ है मार्च 2017 में। 1.5 साल वैसे ही गुजर चुका था। हमारी हुकूमत आते ही जिस दिन इमरान खान साहब ने ओथ ली है 13 अगस्त को, उस वक्त 1.5 साल गुजर चुका था, लेकिन हमने फिर भी कहा था कि हम इसमें देखेंगे। हम समझते हैं सेंसस गलत है और इसका कोई भी जवाब नहीं बनता कि जो कराची की 1 करोड़ 60 लाख की आबादी दिखाई गई है वो कोई भी जस्टिफाई कर सके। हम इसको नहीं मानते। इसमें अलावा आप जो बात कर रहे थे एमओयूज की, देखिए बहुत सारी चीजें, मिसाल के तौर पे इनके ऑफिस खोलने की बात है, तो अगर एक ऑफिस अगर किसी कब्जे की जगह पे बना हुआ था तो हम तो नहीं खोल सकते उसको। अगर कोई ऑफिस पार्क की जगह पे बना हुआ था हम तो नहीं खोल सकते। हमारी अपनी पार्टी के ऑफिस नहीं खोले उन जगहों पे, तो हम किसी और की पार्टी को कैसे? सर लीगल ऑफिसर एमओयू में क्लियर कट लिखा हुआ है कि लीगल ऑफिसेज जो हैं, जो कि जायज जगहों पे बने हुए हैं, वो खोलने की बात है सर। जहाँ है तो ये तो सूबाई मामला है कि किस जगह कोई ऑफिस खोलने नहीं दे रहा। ये तो सूबाई चैप्टर है, ये तो होम डिपार्टमेंट डिसाइड करे, तो वफाकी हुकूमत का काम थोड़ी है। हमारा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर। एमकेएम के दफ्तर अभी भी खुले हैं, कौन कह रहे हैं नहीं खुले हुए? आज ही उन्होंने कोई इफ्तिताह किया एक दफ्तर का। सर ये भी जानना चाहेंगे कि एमकेएम की तराने भी चल रहे थे, हमने सुना, तो सर तो खुले हुए। अरसलान साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से आज सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने साफ अल्फाज में कहा कि 1100 अरब रुपए का वादा किया गया। कहाँ है 1100 अरब? अमीनुल हक साहब खुद मौजूद है, इनके अपने मेंबर हैं, बड़े जबरदस्त वजीर हैं। मैं खुद जानता हूँ जाती तौर पे, बहुत मेहनती शख्सियत है और बहुत जबरदस्त शख्सियत है अमीनुल हक साहब, वफाकी वजीर, वो तो खुद मौजूद है। ये आमिर खान साहब को अमीनुल हक साहब से पूछना चाहिए कि 1100 अरब रुपए में क्या हुआ है। अगर वो अपने अमीनुल हक साहब से नहीं पूछ पा रहे, इसमें हमारी तो गलती नहीं है, उनकी नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। ये तो आमिर खान साहब को खुद पूछना चाहिए अमीनुल हक साहब। सर उनको तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान या जो खासतौर पर ये मीटिंग्स होती है उनकी रिक्वेस्ट पे रखी गई थी, उनको बुलाया नहीं गया 2 दफा सर। मतलब सर ये तो ज्यादती की इंतहा है ना सर, कि वफाकी हुकूमत की जानिब से। मैं आपको बताता हूँ, एक है कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी जी, एक है पीसीआईसी। पीसीआईसी को चेयर करते हैं सूबाई वजीर आला, और जो केटीपी है उसको चेयर करते हैं वजीर आजम साहब। उस वजीर आजम साहब की जो जेर सदारत जितनी भी मीटिंग्स हैं उनमें सब लोग आए। पीसीआईसी जो है उसके अंदर पहली 2 मीटिंग्स में ना अली ज़ैदी थे ना अमीनुल हक थे, तो इसलिए वो ये ना उनकी शिकायत जायज नहीं है कि उनको सिर्फ नहीं बुलाया गया, उसके अंदर अली ज़ैदी भी नहीं थे, क्योंकि पीसीआईसी की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर ये 2 शख्सियत पहले नहीं थी, लेकिन बाद में फिर उनको ऐड किया गया है। तो वो बात गलत है कि उनको नहीं बुलाया जा रहा। केटीपी के अंदर तमाम में बुलाया जा रहा है, पीसीआईसी में 2 मीटिंग्स में शुरू में नहीं बुलाया, लेकिन उसके बाद उनको बुलाना शुरू किया है। लास्ट मीटिंग में अमीनुल हक साहब वहां मौजूद थे। तो मतलब सर अब उम्मीद कर सकते हैं कुछ यानी बेहतरी आएगी ताल्लुकात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीटीआई के, या ये जिस तरफ गामजन है इसमें तो सर यही नजर आ रहा है कि आगे चल के मजीद खलिश जो है वो बढ़ती चली जाएगी? देखिए, मैं अगर हकीकतन आप मुझसे पूछें तो एक है ख्वाहिश मेरी और एक है जो मंजरनामा मुझे नजर आ रहा है मुस्तकिल का। हाँ।
ख्वाहिश मेरी ये है कि वो साथ चलें और बड़ा जो हमारा इस सिंध में हमारा चैलेंज है पीपल्स पार्टी, उसमें हम मिलके पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाएं, क्योंकि कई साल गुजर चुके हैं। जितने आप देखें सूबाई हुकूमतें जहां जहां हैं हमारी, वहां पे हमने लोकल गवर्नेंस जो सिस्टम है उसको एम्पावर किया है। सिर्फ पीटीआई ऐसी जमात है जो सिंध में इंशाल्लाह अगर क़यादत में आती है तो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेगी, पीटीआई। तो मेरी ख्वाहिश तो ये है, लेकिन हकीकत में जो मंजरनामा मुझे नजर आ रहा है, जितना कम टाइम बलदियाती इंतखाबात में रहेगा, ये खलिश शायद आपको नजर आए। सर यानी ये बलदियाती इंतखाबात आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के भी जीत लिए जाएं तब भी कोई बात नहीं है? देखें, हमारी दो मुख्तलिफ जमातें हैं और कई नुकात पे हमारा हमांगी है। हाँ। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है और बड़े बेशुमार मामलात हैं। हम समझते हैं कि ये हम दोनों के दरमियान मुश्तरका चीजें हैं। हमारा मंशूर भी तकरीबन सेम है, लेकिन दो अलग जमातें तो मौजूद में हैं। हाँ। दो अलग क़यादती तो हैं, दो अलग मतलब मौजूद तो है ना जमात। हाँ, मतलब नजरियात मुख्तलिफ हैं, मंशूर मुख्तलिफ। कुछ पॉइंट्स पे हम मुत्तफिक एक साथ हैं, कुछ चीजों पे हैं, लेकिन जमात तो अलग है। तो बिल्कुल इसमें अभी कबल वक्त है कुछ कहा जाए, लेकिन अगर इलेक्शन अभी भी मलीर में बाई इलेक्शन दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं तो इसमें कोई बात ऐसी है नहीं। आप देखें कि अपोजिशन की जमातों ने भी तो वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में आमने सामने सियासी जमातों का अपना एक एग्जिस्टेंस तो रहती है, तो कोई बात नहीं कि अगर इलाक में है नहीं है तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा बात है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अरसलान ताज साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली अरसलान ताज घुमन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और ये जो PS88 यानी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें उम्मीदवार हैं सूबाई असेंबली के साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। डॉक्टर साहब खैरियत से? अल्लाह का करम। सर, आज गुलिस्तान जौहर में एक ऑफिस का इफ्तिताह भी किया गया और पार्टी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान साहब ने खिताब भी किया और ये कहा गया कि जी फायर टेंडर्स जो दिए गए वो भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिए गए, यानी ये मंसूबा जो था वो उस वक्त शुरू किया गया था। 1100 अरब रुपए के वादे किए गए लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया गया। सर, क्या समझते हैं, क्या मतलब मुस्तकबिल में नजर आ रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो अलग हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? अच्छा, देखिए, बिल्कुल इस हवाले से बात हुई फायर टेंडर के हवाले से और दीगर कराची में डेवलपमेंट के इशूज पर, इस पर इनकम लड़ती रही वफाक के अंदर। ये ग्रेवेंसेस हमारे हैं वफाक से कि जो वादे वफाक ने हमसे किए थे वो अभी तक पूरे कर नहीं पाई है उसको ना। अच्छा, यकीनन क्योंकि हमने ठेका नहीं उठा रखा है कि अगर हम इनके इलाही इत्तेहादी हो गए तो पूरी जिंदगी को साथ लेके चलना है। तो जो हमने इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया, उसका बुनियादी मकसद कराची के इशूज था, ना कि कोई जाती इशू हमारा बिल्कुल कोई नहीं था। जाती प्रमोशन प्रोजेक्शन बिल्कुल भी नहीं थी। जो इशूज थे वो कराची की डेवलपमेंट, कराची की तामीर तरक्की, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची में एजुकेशन और दीगर हवालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमने मुआहदा किया था। तो यकीनन क्योंकि इलेक्शन का मौका भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, तो ये चीजें हम भी हुकूमत को हमने याद दिलाई हैं कि आप इन मदों को पूरा करें, वरना बहुत मुश्किल होता है हमें भी लोगों को जवाब देना। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल महंगा होना और तमाम चीजें ये हैं, तो इस तरह से किसी के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बाकायदा अभी एक कंप्लेन, एक शिकायत एक फोरम पे हमने कर की है, मीडिया मौजूद था, बताया था कि इस पर नजरसानी करें, इस पर अपनी तवज्जो थोड़ी सी डालें ताकि कराची के बहुत सारे इशूज हैं। लोग पूरे पाकिस्तान के सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं जो इस वक्त सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की, इवन स्पेशली महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, PTI के वादे ना करने के हवाले से। क्योंकि चले एक वादा तो MQM से किया है
कुछ नुकात पे हमारी 9-10 से बात हुई थी हमारी। एक तो ये है कि वादा खिलाफी हमसे, एक पूरी जनरल पाकिस्तानी कौन समझती है उनके साथ वादा खिलाफी हो रही है, उनके साथ जाती तो सर क्या रिस्पॉन्स है एरिया में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या समझते हैं सर? माशाल्लाह बुलंद भाई, हम मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वो इसलिए कि 2018 के इलेक्शन में हम इस हल्के के अंदर एमक्यूएम ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। वो इस वक्त क्राइसिस थे, मामला थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इस वक्त पूरी एमक्यूएम इस क्या कहते हैं, इस PS 88 के जो हुदूद है उसमें उतरी हुई है। मुख्तलिफ लोगों के पास जा रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि एमक्यूएम हमारे पास आई है और एमक्यूएम है। और साजिद भाई वक्त महदूद है, एक आखिरी क्वेश्चन सर करना चाहूंगा, क्योंकि आपको हम बहुत देर से ट्राई भी कर रहे थे, आपका नंबर बिजी जा रहा था शायद। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल हमारी डॉक्टर फारूक सत्तार से बात हुई और मुमकिन तौर पे शायद वो एक आध दिन में आपकी हिमायत का ऐलान करें। सर आप वो हिमायत कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ ये जानना चाहूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आपने मुझे बताया तो मेरे इल्म के अंदर आया ना, जी। ये चीज आई मेरे इल्म में नहीं है बिल्कुल भी, कि बिल्कुल एमक्यूएम को सपोर्ट करें। अगर एमक्यूएम के दरवाजे खुले में, पहले भी फारूक भाई का ऑफर मेरे ख्याल में बादराबाद मरकज से हमारी आई है कि बिल्कुल एमक्यूएम के दरवाजे खुले हैं, आए मिलें, सब मिल के काम करें, पतंग को, झंडे को, एमक्यूएम को सपोर्ट करें। और ये बहुत अच्छा मौका है कि बिल्कुल आए और वेलकम करेंगे, हम आए और मैं तो बोल रहा हूँ आगे काम करें, एमक्यूएम में बाकायदा आकर और गिले शिकवे खत्म करें, आगे बढ़े, अपनी कौम, अपनी जनरेशन, अपने लोगों के लिए काम करें आगे। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, हमारी दुआएं हैं और देखते हैं सर कि अब क्या इसमें, यानी ये जो खासतौर पे इलेक्शंस हैं इसमें क्या रिजल्ट रहता है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनका भी जो है ना वो एक मुतफ़िक़ा कैंडिडेट है। बहरहाल वक्त बताएगा कि क्या नताइज आते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।